अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रदेश और देश में इस समय सिर्फ एक खबर है जिसकी घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की दुकान से लेकर 5 स्टार होटल्स तक और सामान्य व्यक्ति से लेकर पावर कॉरिडोर तक सिर्फ चर्चा इस बात की है कि अतीक अहमद और अशरफ को किसने मरवाया, क्यों मरवाया, मकसद क्या था और इसके पीछे की साजिश क्या थी। हर जगह बस इसी बात का शोर है। डिबेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन मरवा सकता है अतीक और अशरफ को। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, 40 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक अहमद माफिया से नेता बने कुख्यात डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या किस मकसद से की गई, इसका राजफास अब तक हुआ नहीं है। पता नहीं चल पाया कि शूटर्स ने किस लिए और किस मकसद से इन दोनों को गोली से भून डाला। ये कोई सामान्य अपराधी नहीं थे, ये कोई सामान्य गुंडे नहीं थे, ये एक असामान्य, असाधारण और बहुत कुख्यात किस्म का गुंडा और अपराधी, माफिया किस्म का की छवि वाला अतीक अहमद, जिसका प्रयागराज और आसपास के मंडल में, यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ और दिल्ली तक इसकी तूती बोलती थी। लेकिन जिस तरह की मौत वो मारा गया और जो लोग भी इसकी मौत में की घटना को कारित करने में जिम्मेदार शूटर्स थे, उनको लेकर आज भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, तमाम सवालात भी खड़े हैं। एक और विषय है कि इस घटना के बाद अब तक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन का न मिलना, उसका न पकड़ा जाना, बेटे, पति और देवर की भी मौत के बाद शाइस्ता परवीन का अब तक सामने न आना और पुलिस का उसे न ढूंढ पाना बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बहन भाइयों, ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है जो कुछ भी 24 फरवरी 2023 से अब तक चल रहा है इलाहाबाद के भीतर। अब तक कुल 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की शहादत भी है। तो कौन लोग हैं और अतीक अहमद का क्या आर्थिक एम्पायर है, कौन सा उसका वो आर्थिक साम्राज्य है और कहाँ कहाँ उसके पैसे लगे थे, कौन लोग उसे संरक्षण दे रहे थे और कौन इतने मुश्किल वक्त में भी उसको फाइनेंस कर रहा था, वो कौन लोग हैं। कुछ लोगों के नाम बहनों भाइयों सार्वजनिक हुए, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि एक्सपेक्टेड थी। तो कोई तो है सिस्टम में जो अतीक अहमद के फाइनेंसर्स को बचाना चाहता है, उनको सेव करना चाहता है, और अब तक शूटर्स को रिमांड पर लेकर कोई पूछताछ न किया जाना, घटनाक्रम की कड़ियां और टूटी हुई कड़ियां, पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल न करना, यह भी कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। राजनीतिक मसला अलग है, लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए हैं। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस परिचर्चा को आज हम टॉप एक्सपर्ट्स के साथ और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। पुलिस के संरक्षण में आयातित गुंडे, जैसा कि मीडिया की मौजूदगी में अपने आप सच उजागर हुआ है, तो सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि माफिया का सफाया हुआ है, बल्कि 2 माफिया को मारने के लिए 3 माफिया नए पैदा किए गए हैं। एक हाई प्रोफाइल का माफिया जिसे एसटीएफ ला रही हो, कैसे सरेआम मार दिया जाता है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या कानून, कोर्ट, न्यायालय किसी को पुलिस की कस्टडी में दे और रिमांड पर दे तो पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर सकती? जो हत्याकांड हुआ है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी ये काम चल रहा है, उस पर भी एसआईटी बनाई गई है, उसके भी 3 अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी चुनौती एसटीएफ के लिए और पुलिस के लिए बना हुआ है, और हम लोग उस चुनौती से लगातार मुकाबला कर रहे हैं और हमें लगता है कि सफल तरीके से आपकी अपेक्षाओं पर और जनता की अपेक्षाओं पर खरे हम लोग उतरेंगे।
बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी